मैं अपनी शुरुआत करता हूं और आपसे आह्वान करूंगा, अपनी चिंता करना छोड़ दो, देश की चिंता करो। एक बात का मेरे मन पर बहुत परिणाम हुआ था। स्वर्गीय भावराव जी देवरस जी को मिलने के लिए मैं गया था नागपुर में। उनके मृत्यु के 3 महीने पूर्व कार्यालय में एक छोटे से खुले रूम में, उस समय टेम्परेचर बहुत था, मार्च अप्रैल का महीना था, वो बहुत ही एक लकड़ी के चौपाई पर सोए थे। मैंने उनको देखा और कहा, भावराव जी इतनी धूप तपी हुई है, आप क्यों यहां कूलर क्यों नहीं लगाए, आप ऐसा क्यों रह रहे हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। उन्होंने मुझे कहा, नितिन मेरी चिंता मत करो, देश की चिंता करो, मेरा क्या होगा इसकी चिंता मत करो, देश की चिंता करो। मैंने जब बात देखी तो मेरे आंखों में आंसू आए। भावराव जी चले गए। भावराव जी और बाला साहब जी के जीवन में मैंने एक बात देखी। मैं अपने कम्युनिस्ट मित्रों को कहता हूं कि आप में ऐसा कोई है, आपका मार्गदर्शक नेता, कि अपने मृत्यु के पश्चात अपनी जमीन जो काम करने वाले मजदूर थे उनको बांट कर देने वाला कोई मालिक, कोई जमींदार आपने देखा है? बाला साहब जी ने और भावराव जी ने अपने मृत्यु के पश्चात अपने जमीन पर काम करने वाले जो किसान थे, मजदूर थे, उनको अपनी जमीन बांट दी। समाजवादी कहते इससे बड़ा समाजवाद कौन से हो सकता है? विद्वत्ता होने के बाद, कर्तृत्व होने के बाद, गुणवत्ता होने के बाद, सभी प्रकार की परिपूर्णता होने के बाद में भी इस देश के लिए, इस समाज के लिए हम काम करेंगे। इस प्रकार का आदर्शवाद, इस प्रकार का राष्ट्रवाद उन लोगों से हमको मिला है और इसलिए हमको देश की चिंता करनी है, देश के भविष्य की चिंता करनी है, गांव गरीब मजदूर किसान की चिंता करनी है, गरीबी दूर करनी है, देश का सर्वांगीण विकास करना है और हम कर सकते हैं। मैं विश्वास के साथ बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आर्थिक चिंतन, हमारी आर्थिक नीतियां, हमारी आर्थिक सोच इस देश के गांव गरीब मजदूर किसान के भविष्य को बदल सकते हैं और हिंदुस्तान के भविष्य को उज्जवल बनाकर दुनिया की नंबर 1 की ताकत बना सकते हैं। यह ताकत हमारे विचारों में है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। उस पर विश्वास रखकर विचार और विचारों के साथ, सिद्धांतों के साथ, संगठन के साथ समर्पित होकर काम करने वाला कार्यकर्ता, यह भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि इसके लिए हमने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। गुड गवर्नेंस सेल की ओर से अनेक कार्यक्रम किए, नए नए उपक्रमों को उठाया, अनेक कार्यक्रमों को, सबको काम को लगाया। मैं एक बात कहता हूं, कभी कभी मेरा चर्चा भी होती है, मैं कहता हूं कि अभी आज का जमाना यह है, वेस्ट इज गोल्ड, वेस्ट इज गोल्ड। आप विश्वास रखिए कि अब वेस्ट कोई नहीं है। हमारे नागपुर कारपोरेशन में मैं रोज 200 टन कचरा खरीदता हूं 2100 रुपए टन के भाव से। कचरा फेंका गया कचरा 2100 रुपए टन से खरीदता हूं। ये कचरे को भी कीमत है, ओल्ड ये जो है कचरा जो है इसको भी कीमत है। जो गंदा पानी आता है उससे भी मीथेन निकलता है और मीथेन से सीएनजी निकाला तो गाड़ियां चल सकती है। इसलिए अगर किसी नेता और कार्यकर्ता का अगर ठीक से उपयोग नहीं हो रहा है तो वो कमी उसकी नहीं है, वो कमी मेरी है कि मैं उनका ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहा हूं। हर कार्यकर्ता को काम और हर काम को कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता को उचित काम और उचित काम को उचित कार्यकर्ता, ये मैनेजमेंट का सिद्धांत है। मैं बीच में गया था, मुझे एक बहुत बड़ा अमेरिकन ऑथर का किताब मिला मैनेजमेंट पर। मैं हवाई जहाज में पढ़ रहा था और पढ़ते हुए मैंने वो किताब लेकर आया। कल मैंने रामलाल जी को बताया कि देखो ये किताब मैंने पढ़ा है, इसको पूरा मैंने अंडरलाइन करके लाया है। और उसके साथ 2 और किताबें, यशवंतराव केलकर जी का एक अच्छा किताब था, दोनों लेकर मैंने सतीश जी को कहा कि ये कार्यकर्ताओं की मैनेजमेंट, संगठन की मैनेजमेंट, कार्यकर्ता, इस पर आप किताब लिखिए। हमारे दैव दुर्लभ कार्यकर्ता है, हमारे पास ट्रिमेंडस एनर्जी है, पॉजिटिव एटीट्यूड, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, टीम स्पिरिट, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग और ये देश को बदलने की क्षमता, भविष्य को बदलने की क्षमता हमारे में है। ये पॉजिटिव आत्मविश्वास अगर हमारे बीच में होगा तो हम हिंदुस्तान का भविष्य बदल सकते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि किसी भी कंपनी को, किसी की कारपोरेट को, किसी भी पार्टी को, किसी भी राज्य सरकार को अगर यशस्वी होना है तो 5 बातों की जरूरत होती है। एक तो नेतृत्व चाहिए, नेतृत्व की विश्वसनीयता चाहिए,
नेतृत्व को विकास की दृष्टि यानी विजन चाहिए, निर्णय करने की क्षमता चाहिए और समाज, देश और गरीब के साथ कटिबद्धता चाहिए। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि की एक कविता मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा था, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मुझे लगता है कि यह हमारा तत्वज्ञान है। हम सब लोग स्वामी विवेकानंद जी का इस बार 150वीं उनकी जो विशेष रूप से हम उनको 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनको अभिवादन करने के अनेक कार्यक्रम देश में कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विवेकानंद जी की प्रतिमा को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी यात्रा की शुरुआत की है। विवेकानंद जी हमारे प्रेरणा स्रोत है। मैं बीच में बलबीर पूंजी जी को मैंने कहा था कि विवेकानंद जी का हिंदुत्व, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ हिंदुत्व के बारे में दिया हुआ निर्णय और हम लोग जिस बात का जिक्र करें, उन तीनों बातों को लेकर एक अच्छी किताब आप जरूर लिखिए। हिंदुत्व सांप्रदायिक नहीं है, जातिवादी नहीं है। मैं विशेष रूप से एक बात कहूंगा कि 30 साल के उम्र में शिकागो में विवेकानंद जी ने अपने भाषण में कहा था कि सभी धर्म श्रेष्ठ है, सभी भगवान श्रेष्ठ है। संस्कृत में एक सुभाषित है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जैसे आसमान से पानी गिरता है और वो नदी को मिल जाता है और नदी जिस प्रकार से सागर को मिल जाती है, उसी प्रकार से आप किसी भी भगवान को अगर नमस्कार करेंगे तो अंतिमता वो किस जो आप मानते उस भगवान को पहुंच जाता है। विवेकानंद जी ने यह बात कही, ये नहीं कहा कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, ये नहीं कहा कि हमारा भगवान श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि आप सबका भगवान श्रेष्ठ है, आप सबका धर्म श्रेष्ठ है। आपकी भावना है, आप जिसकी पूजा करना ही है करो, वो आपको जीवन का दर्शन बताएगा, जीवन का मार्ग दिखाएगा। आज क्या हो रहा है? धार्मिक कट्टरता, असहिष्णुता, पंथाभिमान, इसके कारण देश में नए सवाल खड़े हुए हैं। आप इस बात का ज्यादा आपको हम लोगों को पता नहीं है, पर यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में हो, पूरे देशों में यह विषय बहुत बड़ा बना हुआ है। ये जो धार्मिक कट्टरता, असहिष्णुता का अभाव और पंथाभिमान ने एक नए प्रकार के संघर्ष को निर्माण किया है। हम भारतीय संस्कृति के, भारतीय विचारों के आदर्श को लेकर चलने वाली पार्टी है। हम सब धर्मों का उनका सम्मान चाहते हैं। मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा कि 3 महत्वपूर्ण बातों पर हमको चिंतन करना है: इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड इथिक्स। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये तीनों बातों का मॉडल हमारा तैयार है। हम विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। कल मैंने कहा कि बहुत हो गया, किसी भी हालत में 3 महीने के अंदर हम उसको पूरा करें, बहुत कठिन काम है। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हमारा आदर्श, हमारे सिद्धांत, हमारे उसूल और जिस बात पर हम खड़े हैं, उस विचारधारा को लेकर हम हिंदुस्तान की विजन को तैयार कर रहे हैं। आप सबका उसमें योगदान चाहिए। आपके मन में जो भी विचार हो, किसी भी क्षेत्र के हो, वो जरूर हमारे पास पहुंचाइए। आप सबके चिंतन से, आप सबके मनन से हम इस निश्चित रूप से आगे जाना चाहते हैं। इकोनॉमी ये एक पार्ट है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट दूसरा पार्ट है और इथिक्स ये तीसरा पार्ट है। और इसके साथ देश से जुड़े हुए इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हमारा रोजगार हो, ऊर्जा हो, अनेक प्रकार के सभी क्षेत्रों के बारे में हमारी सोच क्या है, हम किस प्रकार से इसको बदलना चाहते हैं। गुड गवर्नेंस, गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस और विकास का मॉडल हम कैसा प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसका चिंतन हम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आप आत्मविश्वास रखिए। यूपीए रूल स्टेट और एनडीए रूल स्टेट की तुलना करिए। आप एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, किसी कसौटी पर हमारी गुजरात की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, हिमाचल की सरकार हो, उनके रिकॉर्ड देखिए। जो काम हमारे सरकार ने करके दिखाया और उसके यूपीए सरकार से तुलना करो, बताओ कौन सा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और गरीबों के हितों के लिए अनेक योजनाएं हमने चलाई। ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए, अपारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में प्रयोग किए। हमारे सरकार ने जो गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए जो काम किया, वो सही अर्थ में गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस और विकास का अच्छा मॉडल अटल जी अडवाणी जी के नेतृत्व में जो एनडीए ने प्रस्तुत किया था, उसका अनुकरण हमारे सरकार ने करके दिखाया है। और मैं ये कह सकता हूं कि यूपीए की तुलना में कई गुना अधिक अच्छा कार्य हमारे सरकार ने किया है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आज
हमको फिर से एक बार दो महत्वपूर्ण बातों को देखकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। गुड गवर्नेंस, गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड सोशल हार्मनी। गुड गवर्नेंस के बारे में तो मैंने कहा, पर आज हमारे देश में जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, सेक्स के आधार पर हमारे समाज को विभाजित करने का प्रयास चल रहा है। मैं कैलगरी में गया था, तो जब रोड में ट्रैफिक जाम हो गया, कभी होता नहीं फॉरेन में, तो मैं गाड़ी से उतरकर देखने लगा तो समलिंगी का एक बड़ा आंदोलन लोगों का चल रहा था, बड़ा मोर्चा निकल रहा था। सब तरफ बिखराव हो रहा है, सब तरफ संघर्ष हो रहा है। कहीं जातीय संघर्ष है, कहीं भाषिक संघर्ष है, कहीं धार्मिक संघर्ष है, सेक्स के आधार पर संघर्ष है, रीजनल, रिलीजियस, कम्युनल, सब प्रकार के अलग प्रकार के विवाद देश में राजनीतिक स्वार्थ के लिए खड़े किए जा रहे हैं। वोट बैंक के राजनीति के लिए इसको कम करने के बजाय बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि एक तरफ गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस ये हमारा मिशन है, और दूसरी ओर सोशल हार्मनी ये हमारा उतना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हम जात, पंथ, धर्म, भाषा इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम सबको समान अधिकार, समान न्याय के साथ व्यवहार करना चाहते हैं। हम सभी के साथ समान न्याय करेंगे और ऐसा हिंदुस्तान निर्माण करेंगे जो विवेकानंद जी का स्मरण करके उनके सपनों में जो हिंदुस्तान था, जिसका वर्णन उनके भाषण में उन्होंने किया है और बहुत अच्छा वर्णन किया है। और उन्होंने कहा है कि उठो, खड़े हो, देश के निर्माण के लिए आगे चलो, आपका भविष्य उज्जवल है, आप देश के भविष्य को बदल सकते हैं। यह विश्वास विवेकानंद जी ने भारतीयों के मनों में निर्माण किया था। उन्हीं विवेकानंद जी की विचारधारा, वही हमारी शाश्वत विचारधारा, भारतीय संस्कृति, इतिहास, विरासत का प्रतीक बनी हुई हमारी विचारधारा, जो विज्ञान, तंत्र विज्ञान को साथ में लेकर गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ कटिबद्धता रखकर विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, यही हमारा सपना है। नियति ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है। आने वाला समय हमारे लिए एक चैलेंज के रूप में खड़ा है। मैं बार बार एक वाक्य दोहराकर अपना भाषण खत्म करूंगा। ये मैं कह रहा हूं इसलिए आपकी क्षमा मांगता हूं कि देयर आर सम पीपल who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems. अब छोटी मोटी बातों को छोड़ो, दिल को बड़ा करो, पार्टी सिद्धांतों पर विश्वास रखो और देश का भविष्य बदलने के लिए पूरी ताकत और शक्ति के साथ संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार के लिए ताकत लगाओ। मैं आह्वान करूंगा, मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आया हूं वहां 2.5 लाख सदस्य बने, 3 लाख सदस्य बनने वाले। हम 3 लाख वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये सोच रहे थे। सी ग्रेड की पार्लियामेंट सीट है, तो 3 लाख सदस्य बने और मैंने खुद अपने पेन से साइन करके 980 सदस्य बनाया है। मैं आपको आह्वान करूंगा, नरेंद्र मोदी जी भी बूथ पर काम करते हैं, ग्रास रूट पर सामान्य व्यक्तियों से जोड़कर आप जिस क्षेत्र से आए, जिस लोकसभा क्षेत्र से आए, जिस विधानसभा क्षेत्र से आए, वहां पार्टी को मजबूत बनाना, पार्टी को शक्तिशाली बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आप बड़ा दिल करके आपकी शक्ति को, आपकी ताकत को, राजनीतिक और संगठनात्मक विस्तार को लगाइए। आने वाला समय कब चुनाव आ सकता है इसका भरोसा नहीं है। हमको हमारी ताकत पर बहुत अच्छी मेजॉरिटी तक पहुंचना है। कभी बाहर में हम कह सकते हैं, कभी नहीं कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ताकतवान बनने का सुनहरा मौका हमारे हाथ में आ रहा है। मेरे भाई और बहनों, इसका अच्छा उपयोग करके पूरी ताकत से झोंककर भारतीय जनता पार्टी के इस कार्य को मजबूत करके हिंदुस्तान के तकदीर को और भविष्य को बदलने का संकल्प करके आप यहां से जाइए, यही आपसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।